Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important news articles of 15th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Makar Sankranti. Why it is celebrated on January 14. What is the speciality about this date? वो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आपको पता है कि भारत के अंदर 14-15 जनवरी को फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. भारत के अलग अलग हिस्सों में इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. जैसे कई सारे जगहों पे इसको मकर संक्रांति कहा जाता है. नॉर्थ इंडिया में असम के अंदर इसको माघ बिहू नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. पोंगल इन तमिलनाडु, लोरी इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, खिचड़ी भी कहा जाता है इसको बिहार में. इसके अलावा पौष संक्रांति इसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल में. तो 14 जनवरी को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है. उत्तरायण कहते हैं इसको गुजरात और राजस्थान में. तो क्या है सिग्निफिकेंस 14 जनवरी का, वो समझते हैं. देखिए, 14 जनवरी मार्क्स ट्रांजिशन ऑफ सन इनटू जोडियक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में मकर कहते हैं. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मकर संक्रांति. जो जोडियक साइन है उसके हिसाब से सन अब मकर राशि में एंटर करता है 14 जनवरी को. इसके साथ ही माना जाता है कि देयर हैज बीन एंड ऑफ इनऑस्पिशियस फेज. थोड़ा अशुभ सा फेज माना जाता है पौष महीना, वो खत्म हो गया और इसके साथ ही अब एक ऑस्पिशियस टाइम की शुरुआत हो गई है. इट ऑल्सो मार्क्स एंड ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन. ये तो बात आप पहले से जानते ही होंगे, मैंने बस यहाँ पे एक बार वापस से आपको रिवाइज कराया. लेकिन थोड़ा और अगर ध्यान से आप देखें, कहा जाता है कि 14 जनवरी के बाद विंटर सीजन समाप्त हो रहा है और समर की शुरुआत हो रही है. बट अगर एस्ट्रोनॉमिकली देखें, ज्योग्राफिकली देखें, तो ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. ये बात आप सबको समझनी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. यू सी, अगर आपका बेसिक ज्योग्राफी अगर हो चुका है तो आप इस बात को समझेंगे कि सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है एंड साथ ही साथ हमारा अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट करता है. और वो जो एक्सिस है, इट मेक्स certain it is slightly tilted with respect to the perpendicular made by earth while revolving around the sun. तो जैसे ये अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन के ऊपर ये है परपेंडिकुलर. इस परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री का एक टिल्ट वाला एक्सिस है जिसके अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करता है. इस कारण से होता क्या है कि हमारे अर्थ के ऊपर सीजन्स बदलते रहते हैं. ये अगर टिल्ट ना होता तो हर जगह दिन और रात 12-12 घंटे की ही होती और फिर सीजन्स भी नहीं बदलते. जिस जगह पे सर्दी होती वो सर्दी ही रहती, वहाँ पे जहाँ गर्मी पड़ती वहाँ गर्मी ही रहती. इक्वेटर पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, पोलर एरियाज में हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी होती और दिन और रात 12-12 घंटे के होते अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन ये चूँकि टिल्टेड है, इस कारण से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ अभी इस जगह पे है. दिस इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, दैट इज 21 दिसंबर. तो यहाँ पे क्या है कि ये रहा इक्वेटर, ऐसे होगा इक्वेटर. सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा. वहीं नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो दिन छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी हो रही हैं, जिस कारण से नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी. अब जैसे ही यहाँ से 21 दिसंबर जिस पोजीशन को कहा जाता है विंटर सोलिसिटिस, बिकॉज इट इज विंटर टाइम इन नदर्न हेमिस्फीयर. और फिर यहाँ से अर्थ हमारा रिवॉल्व करके फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा, तो अब इस जगह को देखिए, इस रिलेटिव पोजीशन को देखिए. दिस पोजीशन इज नोन एज समर सोलिसिटिस बिकॉज इस पोजीशन पे नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है. ये 21 जून के आसपास ये रिलेटिव पोजीशन बनता है अर्थ का सन के मुकाबले. यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सिस होगा, ऐसा कुछ ओरिएंटेशन होगा इक्वेटर का. नदर्न हेमिस्फीयर में देखिए तो दिन लंबे हैं, रात छोटी है.
जिस कारण से नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा एंड अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि विंटर होगा। और बीच का अगर आप पोजीशन देखें 21 मार्च और 21 सितंबर के आसपास, तो 21 मार्च और 21 सितंबर को ये जो एक्सिस है अर्थ का, जिसके अराउंड अर्थ हमारा रोटेट करता है, ये एक्सिस का इम्पैक्ट ऑन द समर एंड विंटर वो खत्म हो जाता है, बिकॉज ये एक्सिस ना ही अर्थ के किसी हिस्से को नजदीक ला रहा है सन के, ना ही किसी हिस्से को दूर लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये एक्सिस ऐसे है, तो ये एक्सिस एक तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर को सन के नजदीक ला रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर को सन से दूर ला रहा है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस ऐसे टिल्टेड है, तो नदर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर जा रहा है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर है। लेकिन जब इन दोनों पोजीशन में रहते हैं, इनको कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, 21 मार्च और 21 सितंबर को। यहाँ पे इस एक्सिस के कारण कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिंस दिस एक्सिस इज इन सच अ मैनर, इस तरीके से वो ओरिएंटेड है कि उसका इम्पैक्ट अर्थ के किसी भी हिस्से पे, आप देखिए जैसे ये है इक्वेटर, इक्वेटर के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो सामने वाले हिस्से में दिन है, पीछे वाले हिस्से में रात है, तो पूरे जगह पे दुनिया के हर एक हिस्से में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। ऐसा ही सिचुएशन बनेगा यहाँ 21 सितंबर के आसपास। तो ये बेसिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले से ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, उसको उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण का मतलब कि नाउ सन हैज स्टार्टेड टू मूव इन द नदर डायरेक्शन। ये कल्चरली सही है, कल्चरली हम लोग ऐसा कहते हैं, ट्रेडिशनली ऐसा कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद उत्तरायण मतलब सन उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में अब मूव करने लगा है। बट एस्ट्रोनॉमिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली द सन स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थवर्ड आफ्टर दिस विंटर सॉलिस्टिस ओनली। देखिए सन अपने एकदम सदर्न एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन रेज डायरेक्टली गिरना शुरू करते हैं ऑन 21 दिसंबर। उसके बाद से सन की नदर्न जर्नी शुरू हो जाती है, यानी कि टेक्निकली या एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो सन की नदर्न जर्नी उत्तरायण, जिसको टेक्निकली कहा जाए, वो 21-22 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाती है, विंटर सोलिस्टिस। इसके बाद से ही धीरे धीरे नदर्न हेमिस्फीयर में, जहां हमारा देश भारत पड़ता है, वहां पे रातें अब धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं और दिन का लेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट ट्रेडिशनली उत्तरायण जो भारत में मनाया जाता है, मकर संक्रांति का दूसरा नाम है, इट मीन्स नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सन, एंड 14 जनवरी को मनाया जाता है, बट दैट इज नॉट टेक्निकली या एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकली सन स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थवर्ड ऑन दिस विंटर सॉलिस्टिस। साथ ही साथ मकर राशि में सन इंटर कर रहा है, इस कारण से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो मैं अब समराइज कर दूं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति हम मनाते हैं भारत में, क्योंकि सन मकर राशि में एंटर कर रहा है, यहां तक तो ठीक है। साथ ही साथ इसको हम लोग उत्तरायण भी कहते हैं, इसका मतलब कि सन अब नदर्न डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में अब मूव करने लगा है। लेकिन ये उत्तरायण वाली बात कल्चरली ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकली टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा में सन उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा में जो सन का मूवमेंट है, ये 21 दिसंबर को शुरू हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। हर जगह अलग अलग नाम से त्यौहार मनाते हैं। असम के अंदर आप सबको पता ही है, बिहू नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बोहाग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। सो बिहू की अगर बात की जाए तो इट इज असम्स मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट, और हम लोग जनवरी में भी एक बिहू मनाते हैं, फिर अप्रैल में मनाते हैं और नवंबर में मनाते हैं। यू नो दिस बेटर देन एनीवन एल्स, राइट। और ये जो बिहू का त्यौहार है, ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेट करके देखा जाता है, तो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है।
ये टॉपिक मैंने इसीलिए मेनली कवर किया है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का यूपीएससी इंटरव्यू होगा आज या कल के आसपास, उनसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तरायण क्या टेक्निकली पूरी तरह से सही है कहना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काशी तमिल संगमम। ये आर्टिकल लिखा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आर्टिकल भी जीएस पेपर 1 कल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, काशी तमिल संगमम भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मेनली 2 शहर, नॉर्थ से काशी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और साउथ से पूरा का पूरा जो तमिल एरिया है, उनके बीच में आपस में इंटीग्रेशन प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। दिस काशी तमिल संगमम प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी मद्रास एंड बीएचयू। ये 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसको मिल करके रन करते हैं। काशी और तमिल रीजन में कल्चरल रिलेशन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला रिलेशन है सैविज्म का। दोनों एरिया में शिव की भक्ति या सैवाइट ट्रेडिशन जो है काफी प्रोमिनेंट है। उसके अलावा आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में अद्वैतवाद वेदांत को पॉपुलराइज करने वाले, हिंदुइज्म को रिवाइव करने वाले जो सेंट थे शंकराचार्य जी, उनका दोनों ही जगह से, तमिलनाडु एंड काशी दोनों ही जगहों से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। महर्षि अगस्त्य वो ऋषि थे जिन्होंने संस्कृत को साउथ इंडिया में लाया। तो इन 3 कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिवाइव करने के लिए, लोगों को हमेशा रिमाइंड करने के लिए काशी तमिल संगमम मनाया जाता है। इससे भारत का कल्चर हमेशा रिवाइव होता रहेगा, प्लस नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में एक इंटीग्रिटी बनी रहेगी, जो लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का। अब काशी तमिल संगमम के अंदर कितने एडिशंस अभी तक हुए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एडिशन हुआ 2022 में। इसमें स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स, राइटर्स फ्रॉम तमिलनाडु विजिटेड काशी, प्रयागराज एंड अयोध्या। सेकेंड इन 2023। यहाँ पे जो एंशियंट टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी थी भारत के अंदर, उसको एम्फेसाइज किया गया कि हाउ इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इवन इन द एंशियंट टाइम ट्रेडिशनली। लैंग्वेज बैरियर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जो है उसको ब्रेक करने पे फोकस किया गया सेकेंड एडिशन में। थर्ड एडिशन इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको फोकस किया गया कि भारत का, जैसे हम पहले से जानते हैं कि नीम की एंटीसेप्टिक या टर्मरिक की एंटीसेप्टिक टेंडेंसी है, इस तरह के जो नॉलेज हैं उस पे फोकस किया गया। साथ ही साथ 2024 वाले एडिशन को सेलिब्रेट किया गया अलॉन्ग विथ महाकुंभ सेलिब्रेशन। तो महाकुंभ ट्रेडिशन के साथ थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम was celebrated. फोर्थ एडिशन was recently conducted in December 2025. इसका थीम था तमिल करकलम, मीन्स लर्न तमिल। तो फोर्थ एडिशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका थीम क्या था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू काशी तमिल संगमम। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में आ सकता है। और टॉपिक इज अबाउट आइस वॉल्ट इन अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अंटार्कटिका के अंदर एक सीड वॉल्ट है जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सीड्स हैं अलग अलग प्लांट्स के या ट्रीज के, उनको स्टोर करके रखा जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं, मैं प्रीलिम्स रिवीजन में भी कराऊंगा। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, ताकि अगर दुनिया भर में कोई भी कैटास्ट्रॉफी आ गई तब भी इन सीड्स को प्रिजर्व किया जा सके और उन सीड्स की मदद से वापस से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को, ट्रीज को, प्लांट्स को रिवाइव किया जा सके। सो देयर इज अ सीड वॉल्ट इन अंटार्कटिका। अच्छा, अंटार्कटिका में बनाने के पीछे का मकसद ये है कि वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, तो प्रिजर्व करने में मदद मिलती है, नेचुरल रेफ्रिजरेशन होता है। अब सीड वॉल्ट के बाद अंटार्कटिका में आइस वॉल्ट बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आइस वॉल्ट इसलिए बनाया गया अंटार्कटिका में
ताकि वहां पे माउंटेन्स के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है पूरे दुनिया भर के, उनके कोर रीजन के आइस को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। उनको प्रोटेक्ट करके रखने के पीछे का कारण ये है कि आइस के जो लेयर्स होते हैं उनसे अर्थ की क्लाइमेटिक हिस्ट्री को पता लगाया जा सकता है। आइस का जो कोर है, इट इज लाइक अ टाइम कैप्सूल विच कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ अर्थ्स पास्ट। ये कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लेशिएटेड एरिया है जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे हर साल ही स्नोफॉल होता है। जब स्नोफॉल होता है ग्लेशियर के ऊपर, तो वो स्नोफॉल अपने साथ साथ कुछ एयर बबल को ट्रैप कर लेता है। तो हर साल स्नोफॉल हुआ, उसने अपने साथ कुछ एयर बबल को ट्रैप किया। फिर अगले साल स्नोफॉल होगा, एयर बबल उसमें ट्रैप होगा। तो इस तरीके से ईयर आफ्टर ईयर एयर बबल गेट्स ट्रैप्ड लेयर आफ्टर लेयर। जब बहुत सारे लेयर जमा हो जाते हैं तो नीचे वाला जो एयर बबल है वो पूरी तरह से सील पैक्ड हो जाता है। तो अगर आप कोई आइस शीट देखें, इतनी लंबी आइस शीट है, तो उसमें ईयर आफ्टर ईयर एयर बबल्स वहां सील पैक्ड मिलेंगे। हर साल का जो एयर है उसमें किन किन जो गैसेज हैं उनका कॉम्पोजिशन कितना है, उसको पता लगा करके हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बदला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जितना नीचे का लेयर होगा, वहाँ के जो एयर होगा उसके अंदर जो गैसेज होंगे वो पहले के टाइम वाइज बहुत पुराने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, अर्थ का एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न टाइम या करंट टाइम में दिखेगा। तो बेसिकली ये जो आइस शीट है उसको लेयर आफ्टर लेयर उसके अंदर जो गैसेस ट्रैप्ड हैं उनको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हाउ द एटमॉस्फेयर एंड द गैसियस कॉम्पोजिशन इन द एटमॉस्फेयर हैज चेंज विथ टाइम। इसीलिए आइस कोर को कहा जाता है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल। और अब जो दुनिया भर के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके कोर एरिया के आइस को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है अंटार्कटिका रीजन में। अदरवाइज हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धीरे धीरे सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे और फिर ये जो आइस कैप्सूल जैसी चीजें हैं जिससे हमें एटमॉस्फेयर की हिस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो that is why this ice vault in Antarctica has been created. It is part of Ice Memory Project that was started in 2015 by several research institutes from France, Italy and Switzerland. ये जो आइस वॉल्ट अंटार्कटिका में बनाया गया है, इट हैज बीन क्रिएटेड एट कॉन्कोर्डिया स्टेशन, जहाँ पे टेम्परेचर जो हमेशा -52 डिग्री सेल्सियस रहता है, विच इज आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। यहाँ पे फर्स्ट 2 माउंटेन्स के जो आइस कोर्स हैं वो स्टोर भी किए गए हैं, माउंट ब्लैंक फ्रॉम फ्रांस एंड ग्रैंड कॉम्किन माउंटेन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। यहाँ के जो आइस, इन माउंटेन्स के आइस कोर्स हैं, इनको जाकर के आइस वॉल्ट इन अंटार्कटिका में प्रिजर्व किया गया है। इस टॉपिक की मदद से ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 78th इंडियन आर्मी डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि कल का दिन। 15 जनवरी इंपॉर्टेंट इसलिए है इंडियन आर्मी के लिए क्योंकि इसी दिन पहली बार किसी इंडियन ने इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ पोजीशन को होल्ड किया था। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा assumed the office of commander in chief of Indian Army, and this was for the first time an Indian held this office. He succeeded FRR Butcher, who was of course a Britisher. जनरल KM करियप्पा ने इस दिन 15 जनवरी 1949 को पहले इंडियन बने जिन्होंने इंडियन आर्मी की कमांडर इन चीफ की पोजीशन को होल्ड किया। यह है सिग्निफिकेंस 15 जनवरी का। 2026 में भारत 78th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहा है, हमने किया, और उसके लिए परेड आज 15 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा। सो 15 जनवरी का यह है सिग्निफिकेंस। अच्छा, जनरल KM करियप्पा से संबंधित एक और बात समझिए। जनरल KM करियप्पा was later honored with the rank of field marshal also in 1986. और फील्ड मार्शल होता क्या है? It is the highest rank given in Indian Army.
बट इट इज ए सेरेमोनियल रैंक। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ऐसा कोई रैंक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक नहीं है, एक सेरेमोनियल रैंक है। किसी को आउट ऑफ रेस्पेक्ट, अगर किसी आर्मी जनरल ने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन उनको ये रैंक दिया जाता है, और ये रैंक उनके नाम के साथ हमेशा ही रहेगा। तो जो पहली बार फील्ड मार्शल सेरेमोनियल रैंक जिनको दिया गया है वो है जनरल सैम मैनेक्सॉ, उनको 1973 में दिया गया। जनरल KM करियप्पा को दिया गया 1986 में। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, KM करियप्पा साहब सैम मैनेक्सॉ साहब से सीनियर थे, लेकिन KM करियप्पा को फील्ड मार्शल पोस्ट बाद में दिया गया है या रैंक बाद में दिया गया है, और सैम मैनेक्सॉ साहब को पहले दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो आंसर इज जनरल सैम मैनेक्सॉ। 1973 में उनको मिला। सेकंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब 1986 में, और अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही ये फील्ड मार्शल रैंक दिया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लोअर लेवल पब्लिक सर्वेंट्स कॉट इन ट्रैप केसेस आर नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17A। सलामी स्ट्रेटजी, चाइना का ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन की स्ट्रेटजी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फोकस ऑन इंक्रीजिंग स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। क्विक कॉमर्स से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। डार्क स्टोर्स आर फिजिकल रिटेल आउटलेट्स ओपन 24/7 टू कस्टमर्स के लिए, आम कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।